हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हम लोग जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये सिर्फ बीपीएससी टीआरई 3.0 में नहीं, अगर आपके स्टेट में जो 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स ऑलमोस्ट मान सकते हैं, जो 150 में 100 मेन सब्जेक्ट आता है, उसके अलावा जो 15 मार्क्स का आता है जीएस, उसमें भी आपको मदद कर सकता है। तो ये हर जगह आपको मदद करेगा। तो क्या करेंगे हम इस वीडियो में? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का हम बता चुके हैं कि 7 वीडियो करेंगे, उसमें से एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम किस स्टोरी से किस स्टोरी तक करेंगे? बंगाल विभाजन से लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा गरम दल का डिस्कस कर लेंगे। पूरा गरम दल जितना हुआ था उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना था वहां से लेके पूरा नरम दल तक डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में देखो, नोट्स वही होगा हमारा वाला, शॉर्ट नोट्स है, काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, बट पूरा स्टोरी मैं समझाऊंगा जिससे आपको शॉर्ट नोट्स तो शॉर्ट लगे लेकिन अच्छा लगे और आपको रिवाइज करने में ज़्यादा मदद मिले। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देख लेना। आज एक बार देख लेना, एक बार 1-2-3-4 दिन बाद देख लेना, ताकि एकदम आपको स्टोरी दिमाग में छप जाए। तो हमको स्टोरी टेलिंग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बात है 1885 की। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था। धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ने लगा था, लोग अवेयर होने लगे थे। अंग्रेज के खिलाफ अभी नहीं हुए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग अवेयर हो रहे थे कि अंग्रेज कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है भारत में, अंग्रेज हमारे लिए अच्छा काम तो नहीं कर रहा है। और इस जो भी मूवमेंट हो रही थी या जो भी लोगों में अवेयरनेस जग रहा था, उसका सबसे मेन एरिया था बंगाल। अब बंगाल को अभी जितना अभी छोटा हमारा जो पश्चिम बंगाल है उतना छोटा मत समझना। उस समय के बंगाल में पता है कौन कौन था? अभी वाला पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट, जिसमें आसाम, मेघालय वगैरह सब कुछ आते हैं, बिहार, उत्तर बिहार, उसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, ये सब बंगाल का पार्ट हुआ करता था। तो बंगाल काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा था उस समय। और बंगाल में ही बहुत पढ़े लिखे लोग जन्म ले रहे थे, जिसके कारण सबसे ज़्यादा आज़ादी के लिए या अंग्रेज के खिलाफ जो मूवमेंट चल रही थी वो बंगाल में चल रही थी। तो अंग्रेज क्या चाहता था, कैसे न कैसे हम बंगाल को तोड़ दें। मेन मोटिव क्या था अंग्रेज का? मेन मोटिव अंग्रेज का था कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रहे हैं, यानी भारतीय में राष्ट्रीयता बहुत ज़्यादा आ रही, तो कैसे न कैसे करके राष्ट्रीयता को तोड़ दे, 2 भागों में बांट दे। लेकिन अगर अगर अंग्रेज से पूछा गया ना कि भाई आप क्यों बंगाल को तोड़ रहे हो, तो पता है वो क्या बोला कि भाई हम इसको ठीक से शासन नहीं कर पा रहे। यानी रीजन क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, मतलब हम ठीक से चला नहीं पा रहे, काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं। और 2 भाग में तोड़ा तो पता है कैसे तोड़ा है? एक भाग में जो हिंदू मेजॉरिटी था, एक भाग में मुस्लिम मेजॉरिटी था। तो ब्रिटिश देख रहे हो वहीं से क्या क्या कर रहा है, उसी स्टेप से ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम खेलने लगा था। तो एक उसका नहीं था कि पहले तोड़ो उसके बाद राज करो, ठीक है ना? पहले भारत को 2 टुकड़े में तोड़ो या कई टुकड़ों में तोड़ो, भारत के लोगों में मतलब फूट डालो और फिर राज करो, फूट डालो और राज करो, ये उसका मेन मोटिव हुआ करता था। तो उस समय वायसराय कौन हुआ करता है? वायसराय एक पोस्ट था ना, आपको पता है 1858 के 1 नवंबर के बाद ये पोस्ट बना था। उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में एक पॉइंट आपको याद होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि लॉर्ड कर्जन ने ही बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो फेल हो रहा है, फॉल कर रहा है, और मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को टूटते हुए देखूं, ठीक है। बट आपको तो ये पार्टीशन तो हो गया था लगभग, कब यहाँ इफेक्ट में कब आएगा? 16 अक्टूबर 1905 में। बट आपको पता है बंगाल के पार्टीशन को रोक दिया गया, किसके द्वारा? 1911 में रोक दिया गया। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे टू। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि जो बंगाल के पार्टीशन का जो डिसीजन था उसको रिवर्स कब किया गया, उसको उल्टा कब कर दिया गया? 1911 में। पार्टीशन करवा तो दिया था कर्जन, लेकिन उल्टा कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पार्टीशन को उल्टा करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उसके बाद भी बंगाल को बहुत सारे टुकड़े को, आसाम वगैरह को अलग कर दिया, ठीक है। और
आपसे पूछा जा सकता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एक, कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद बंगाल के पार्टीशन को रिवर्स किया गया, फिर से ख़त्म किया गया? ये अरुणडाल कमेटी के रिपोर्ट के बाद लॉर्ड हार्डिंगे ने किया। और लॉर्ड हार्डिंगे ने ही भारत का जो राजधानी कोलकाता हुआ करता है ना, कलकत्ता, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया। तो किसी एरिया में मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि वो राजधानी भी तो था। अब वो राजधानी नहीं, तो उतना ज़्यादा जो फोकस पहले कलकत्ता पे बहुत ज़्यादा था, अब वो फोकस कोलकाता पे रहेगा उतना ज़्यादा नहीं, वो फोकस अब बहुत ज़्यादा दिल्ली शिफ्ट होने वाला था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, दो चीज़ किया। एक तो क्या किया, कैंसिल कर दिया, लोगों को थोड़ा सा नहीं होता है कि लॉलीपॉप धरा देना कि लोग खुश हो जाए, लेकिन उसके बाद बंगाल को तोड़ा भी, कुछ एरिया को अलग भी किया, और साथ ही साथ राजधानी को भी बदल के 1911 में कर दिया गया। क्लियर? क्यों बंगाल का पार्टीशन हो गया ये तो समझ गए ना। अब इम्पॉर्टेंट डेट समझ लेते। पहला डेट इम्पॉर्टेंट कौन है? सबसे पहले प्रोपोजल कब रखा गया था? प्रोपोजल रखा गया था दिसंबर 1903 में कि यार हम अलग करेंगे, अंग्रेजों ने ही प्रोपोजल रखा था। अनाउंसमेंट कब हुआ? अनाउंसमेंट हुआ 19 जुलाई 1905 को, और फाइनली इफेक्ट में कब ला दिया गया? इफेक्ट में ला दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, ठीक है। ये जो था डेट ऑफ मॉर्निंग था, फास्टिंग लोग कर रहे थे, वंदे मातरम लोग गा रहे थे, रक्षाबंधन कर रहे थे, इस साइड के लोग से राखी बांध रहे थे, कस्में खा रहे थे, ठीक है ना, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, ठीक है, ये बात याद रखना है। ये क्या क्या हुआ वो मेन डेट इंपॉर्टेंट है। डेट में अनाउंसमेंट वाला भी डेट इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट वाला भी डेट इंपॉर्टेंट है। चलो अगला है, हमने आपको क्या बोला, बंगाल को दो पार्ट में बांटा, और दो पार्ट में पता है ऐसे नहीं बांटा, कैसे बांटा? ताकि वो हिंदू मुस्लिम भी खेल सके। पहला बंगाल, ईस्ट बंगाल के साथ कौन था? आसाम, यानी जो अभी बांग्लादेश था ना, अभी जो बांग्लादेश है वो वाली पार्ट की बात करें, उसको ईस्ट में, तभी तो हम अपने साइड वाले को वेस्ट बंगाल बोलते हैं, वेस्ट, क्योंकि जब अलग हुआ था तो वो ईस्ट बंगाल था, अभी ये वेस्ट बंगाल है। तो ईस्टर्न बंगाल के साथ कौन दे दिया गया? आसाम दे दिया गया। ये मुस्लिम मेजोरिटी था, मुस्लिम मेजोरिटी। इसका हेडक्वार्टर क्या था? ढाका, ठीक है। इसका गवर्नर किसको बनाया गया? बैम्फ्लाइड फुलर को बनाया गया। फुलर याद रख सकना। देखो अगर दो एरिया में बांटा जाएगा तो उसका कोई ना कोई गवर्नर भी तो बनाया जाएगा, उसका गवर्नर था फुलर। उसका हेडक्वार्टर कौन था? ढाका था, ढाका, और वो था मुस्लिम मेजोरिटी। सिंपल, क्लियर। और वेस्ट बंगाल जो हमारे साइड में था वो था, और इसके साथ उसमें दार्जिलिंग भी था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था। इसका हेडक्वार्टर कौन था? कलकत्ता था। इसके गवर्नर थे एंड्रयू फ्रेजर। तो दोनों क्यों अलग किया गया ये तो पता चल गया, और अलग कैसे किया ये भी पता चल गया ना। क्यों किया, कैसे किया ये भी पता चल गया। दो पार्ट में कैसे तोड़ो और राज करो, ठीक है ना। ये नीति अपने देख लिया आपने कैसे। इससे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था, आपको लगता है कि 1947 में जन्म हुआ, उसका बीज तो यहीं पे डला गया था ना। इसके जस्ट बाद देखो, वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी चीज़ का मांग करता था तो बहुत देर बाद उसको, बहुत सालों बाद इंग्लैंड उसको देता था। बट मुस्लिम लीग कुछ मांग करता है और कुछ ही दिन में मांग करता है, और उसको हर चीज़ कुछ ही दिन में मिल जाता है। मुस्लिम लीग बनाने की मांग की, मिल गया 1906 में। एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की कि मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट दे सकते, वो उनकी मांग पूरी हो जाए। कुछ भी बोलते, तो आपको नहीं लगता इससे क्या पता चलता है कि अंग्रेज चाहता था कि मुस्लिम को ज़्यादा पावर दे, और ताकि मुस्लिम लीग की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को दबाए रखे, तो हमारा काम आसान हो जाए। ये दोनों आपस में ही लड़ते रहे। चलिए, अब उसके बाद हुआ क्या, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थे रविंद्रनाथ टैगोर, हमको पता है इन्होंने नेशनल सॉन्ग को कंपोज किया, उसका नाम था अमर सोनार बांग्ला। ये बाद में नेशनल एंथम बना था, ठीक है। किसका? बांग्लादेश का, याद रखिए बांग्लादेश का नेशनल एंथम यही है, ठीक है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, एक तो भारत के नेशनल एंथम जनगण मन,
बांग्लादेश के नेशनल एंथम, इवन श्रीलंका के नेशनल एंथम में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। और आपसे पूछा जाएगा एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब चलाया गया उसके हेड कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद भी रखने, क्लियर। अब अगला टॉपिक है, ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट 1905 से लेकर 1908 तक चला। मैं क्या होता है पहले मैं बता दूं, पहले आप एक भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ो नहीं, अभी पहले देखो अंग्रेज यहाँ क्या करने आया था, खुद सोचो। अंग्रेज यहाँ पे आया था बिजनेस करने, ठीक है, अंग्रेज यहाँ पे अपना फायदा उठा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे अंग्रेज के हम बिजनेस पे ही अटैक करते हैं। बिजनेस पे अटैक कैसे? 2 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब अपने देश का पहनना, और बायकॉट का मतलब है बहिष्कार करना अंग्रेज के सामान का, अंग्रेज के कपड़ा का। अगर ऐसा करोगे तो अंग्रेज का सामान आप नहीं खरीदोगे, उसमें लोग नहीं खरीदते, अंग्रेज का सामान नहीं खरीदते तो क्या होता? उनका बिजनेस पे अटैक होता ना। तो उसके बाद अंग्रेज को हम अपना बात मनवा सकते थे। तो आपसे सिंपल ये पूछेगा स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट सबसे पहले कहाँ पे चला था, कब चला था, किस मूवमेंट के समय था? तो ये याद रखिए, बंगाल विभाजन के समय, बंगाल पार्टीशन के समय, ठीक है ना। और स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट किस लिए चलाया गया? ताकि हम अपोज करना चाहते थे किसके? बंगाल के पार्टीशन को, कि भाई ये बंगाल का जो पार्टीशन है वो गलत है, वो अपना काम कर रहा था, हम अपना काम करेंगे। सेकेंड, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है ना। अब देखो स्वदेशी मूवमेंट का जिस तरह उसका फॉर्मली अडॉप्ट कब किया गया? 16 अक्टूबर को। तो हमारा भी तो स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल प्रोक्लेमेशन होगा ना, मतलब साइन किया जाएगा लोगों के द्वारा। ये देखो स्वदेशी का मूवमेंट क्या? स्वदेशी का मतलब है सेल्फ रिलायंस। भाई हमको क्यों अंग्रेज का कपड़ा पहनना है, हमको धोती कुर्ता से काम चल जाता ना उस समय वहाँ भारत के लोग पे, तो वही करते थे ना। तो इसी का मतलब था आत्मशक्ति, अपने पे फोकस करो ना, क्यों अंग्रेजों का किताब करना, अपने किताब पढ़ो। बायकॉट रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? बायकॉट रेजोल्यूशन का मतलब हमें त्याग देना है अंग्रेज का सामान। और बायकॉट रेजोल्यूशन लोगों ने साइन कहाँ किया? कलकत्ता के सिटी हॉल में, ठीक है ना, कलकत्ता के सिटी हॉल में। और वहाँ पे लोगों ने क्या त्यागा? मेनली मैनचेस्टर का कपड़ा और लिवरपूल का सॉल्ट। कहाँ पे? मैनचेस्टर का कपड़ा एंड लिवरपूल का सॉल्ट, ये दोनों चीज लोग मना कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे कि इन दोनों चीज को तो सबसे पहले यूज नहीं करो। कौन दोनों चीज? एक तो मैनचेस्टर का कपड़ा और लिवरपूल का सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैनचेस्टर का कपड़ा, लिवरपूल का सॉल्ट, ये बायकॉट मूवमेंट चला था। 7 अगस्त 1905 में ये चला था। और पहली बार बायकॉट वर्ड बोला किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने बोला, कृष्ण कुमार मित्र। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब वंदे मातरम बिकम द बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट थीम सॉन्ग, कौन सॉन्ग बना था? आपसे पूछा जाएगा कि बायकॉट यानी बहिष्कार और स्वदेशी मूवमेंट का जो गाना था वो कौन गाना था? वंदे मातरम गाना था। कोई दिक्कत नहीं, चलिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया कि क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ, 2 पार्ट में कैसे टूटा, कुछ लोगों ने क्या बोला। उसके बाद हम यहाँ पे दिए कि कैसे हमने बंगाल पार्टीशन को अपोज किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से लोग इसमें बिल्कुल संलग्न हो गए थे कि यार मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना ही चाहिए। एक थे BGT का मतलब बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। देखो अगर महात्मा गांधी जी से पहले अगर किसी और इंसान का मासेस पे यानी आदमियों पे बहुत ज़्यादा पकड़ था ना, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। और एक कैसे पकड़ उनको अपने आप नहीं मिली, उन्होंने हासिल किया। कैसे किया? अगर मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें इकट्ठा करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यार हम दोनों, मान लो हम लोग आप लोग आपस में मान लो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, उस समय हम लोग बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं,
सेम यही करवाया कि यहाँ पे भले ही यहाँ पे मतलब कि जब हम बात करते खुद से लड़ते रहते, अपने अपने में लड़ते रहते, लेकिन जब बात आती है किसी पूजा पाठ की तो हम सब मिल जाते हैं। सेम उन्होंने वो कराया, गणपति फेस्टिवल कराया। गणपति फेस्टिवल में क्या होगा, सब लोग, पहले देखो गणपति फेस्टिवल ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं होता था, इन्होंने पब्लिक में करवाना शुरू किया। गणपति फेस्टिवल पब्लिक में होगा तो लोग इकट्ठे आएंगे, मिलेंगे ना, जुलेंगे ना, तो इससे क्या होगा, लोगों में एक दूसरे के भावना जाएगी, लोग एक दूसरे से मिले तो लोगों को एक दूसरे का प्रॉब्लम पता चला ना, और पता चला कि यार सारे प्रॉब्लम की जड़ तो ब्रिटिशर्स है, उनको तो भगाना ही पड़ेगा। शिव जयंती मनाने लगे, शिवाजी फेस्टिवल करने लगे। तो ये सब के सब किन्होंने किया, बाल गंगाधर तिलक ने। मेन फोकस क्या था, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को मिलाना। और ये चीज कहाँ पे किया, पुणे में और बॉम्बे में, पुणे और बॉम्बे में। उसके अलावा लाला लाजपत राय जिनके इनके बारे में पता है, और इनके चाचा थे अजीत सिंह, नहीं ये तो भगत सिंह के चाचा थे। तो इन दोनों ने कहाँ पे मूवमेंट चलाया, पंजाब में, सॉरी अजीत सिंह भगत सिंह जी के चाचा थे। उसके बाद सैयद हैदर रजा, इन्होंने मूवमेंट कहाँ पे चलाया, दिल्ली में। नाम पूछ सकता है कि सैयद हैदर रजा ने कहाँ पे स्प्रेड किया स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट, तो दिल्ली में। चिदम्बरम पिल्लई ये कहाँ पे किए, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ये नाम से पूछा जा सकता है। चलिए, अब कांग्रेस ने स्वदेशी का कॉल लिया। कांग्रेस जब भी बात करें तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एक चीज आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है, ये क्वेश्चन का मैंने पॉइंट लिखा है, आपसे पूछा किसने स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। दो लोग, पीजेंट और मुस्लिम, ज्यादा सपोर्ट नहीं किए। ठीक है, अब चलिए, अब दो मेन सेशन की बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ना कि कैसे अलग हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैसे दो ग्रुप में टूट गया, इसके पीछे की स्टोरी समझते हैं। आप देख रहे हो, पिछले कुछ पहले हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक लगे हुए एकदम, लाला लाजपत लगे हुए एकदम, वो देश के अलग अलग भागों में मूवमेंट चला रहे थे। कोई पंजाब में चला रहे थे, कोई मद्रास में चला रहे थे, कोई बॉम्बे में, कोई पुणे में। तो इन लोगों का मोटिव क्या था, आपको क्या लगता है? ये लोग चाहते थे कि ये मूवमेंट इकट्ठा सिर्फ, मतलब कि ये मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रहे, क्योंकि बंगाल में प्रॉब्लम हुआ है। तो बहुत लोग क्या चाहते थे कि बंगाल का प्रॉब्लम है, बंगाल तक सीमित रहे। लेकिन लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों जिस ग्रुप से बिलोंग करते थे उसको बोलते थे गरम दल, यानी एक्सट्रीमिस्ट लोग। एक्सट्रीमिस्ट को कहीं कहीं पे मिलिटेंट भी बोला गया, क्योंकि इनका तरीका क्या था कि कैसे न कैसे करके अंग्रेज को हमको भगाना है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का जो तरीका था वो बहुत था सरल, कि प्रेयर करेंगे, हम अंग्रेज के सामने झुकेंगे, पिटीशन देंगे, तब और रिक्वेस्ट करेंगे, तब जाके अंग्रेज मान लेंगे। तो दोनों का देख रहे हो, तरीका बिल्कुल अलग था। मोटिव एक था, हम जानते हैं मोटिव एक था, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग था ना। तो हो सकता है इन दोनों को एक दूसरे का तरीका अच्छा नहीं लगा होगा, बोलेंगे तू बेकार है, तू बेकार है। इसलिए 1907 में दोनों अलग हो गए। और किस साल अलग हुए? 1907 में सूरत में अलग हुए। तो इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, सूरत विभाजन भी बोलते हैं। अब हुआ क्या, देखो 1905 वाला सेशन की बात करते हैं। 1904 वाले सेशन में किसी अंग्रेज ने ही प्रेसिडेंसी ली थी। 1905 सेशन की बात करते हैं। ये कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले याद रखो, बनारस में हुआ था। कहाँ पे? बनारस में। हेड इसके कौन बने थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ भी यहाँ मेन इशू शुरू हुआ। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, ये नरम दल के नेता थे। किसके? नरम दल के। तो नरम है तो क्या ये अंग्रेज के खिलाफ नरमी से पेश आ रहे हैं ना, नरमी से पेश आ रहे। तो ये चाहते थे कि भाई स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट यानी बहिष्कार का आंदोलन चले, बट लेकिन सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। कि दिक्कत तो बंगाल में हुआ है ना, लेकिन लाल बाल और पाल, मैं यहाँ पे और क्यों लिख रहा हूँ, और मैं औरोबिंदो घोष के लिए लिख रहा हूँ, औरोबिंदो घोष, क्योंकि वो भी इसी ग्रुप के पार्ट थे। कौन कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, औरोबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल।
ये लोग को हम क्या बोलते हैं, मिलिटेंट नेशनलिस्ट बोलते हैं। कि राष्ट्रीयता तो देखो ये भी राष्ट्रवादी थे, ये भी राष्ट्रवादी थे, बट तरीका दोनों का अलग अलग था। इनका मिलिटेंट वाला तरीका था। ये क्या चाहते थे कि ये मूवमेंट बस बंगाल तक सीमित न रहे, पूरे के पूरे इंडिया में फैल जाए। क्या फैल जाए, पूरे के पूरे इंडिया में फैल जाए। और ये लोग चाहते थे कि हमारा जो मकसद हो स्वराज का मकसद हो। स्वराज का मतलब है कि हम भारत के लोग हैं तो भारत पे राज खुद करेंगे, अंग्रेज वाला राज नहीं करेगा। सिंपल समझ में क्या बोले इन्होंने, एम क्या रखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एम होना चाहिए स्वराज। लेकिन क्या मॉडरेट्स इनका ये बात मानने के लिए तैयार थे? नहीं, मॉडरेट्स इनका ये बात मानने को तैयार नहीं थे। तो अब दोनों में बिल्कुल गर्मी नरमी हो गई। एक गरम दल है, एक नरम दल है। तो इन दोनों के बीच लगा कि अब तो ये टूट ही जाएगा, मतलब अब ये ग्रुप टूट ही जाएगा। लेकिन टूटना चाहिए था, यहाँ पे लगा ना कि अब टूट जाएगा बिल्कुल, लेकिन इसमें टूटा नहीं। क्यों 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 नहीं टूटा? देखो, इस समय जो नरम दल थे वो चाहते थे हेड बने गोपाल कृष्ण गोखले, गरम दल के चाहते थे कि हेड बने बाल गंगाधर तिलक। दोनों अपना भाई, जो हेड यानी जो प्रेसिडेंट यानी जो अध्यक्ष बनता था उनका ज्यादा पावर होता था ना। तो इस वक्त जब लगा कि कांग्रेस अब टूट गया, दो पार्टी में टूट गया, तो उस समय हेड पता है कौन बन गए थे? दादा भाई नौरोजी। ऐसे पर्सन जिनका इज्जत सब लोग करते थे। दादा भाई नौरोजी आपको पता है हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपी रह चुके हैं। उसके अलावा इनको ऑन ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके अलावा इनकी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1901 में। उसके अलावा एक और किताब है इनकी वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। तो जैसे ही ये प्रेसिडेंट बोले दोनों ग्रुप चुप, क्योंकि दोनों ग्रुप के लिए इज्जत था, इनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि कांग्रेस का गोल अब क्या होना चाहिए। इन्होंने भी बोला कांग्रेस का गोल है सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज। कैसा स्वराज? जैसे यूके को स्वराज मिलता है या बाकी कॉलोनी को स्वराज मिलता है, वैसे स्वराज। मतलब ये लोग ये नहीं चाह रहे थे कि बिल्कुल आज़ादी, ये बोले थे अंग्रेज तुम रहो, बट हम लोग खुद राज करना चाहते हैं, ठीक है। 1906 वाला शासन हो गया। अब हम बात करेंगे 1907 वाले शासन सेशन से पहले हम थोड़ा बात करेंगे। 1907 वाला सेशन ना बाद में डिस्कस, उससे पहले कुछ चीज और डिस्कस करते हैं जिस पे क्वेश्चन, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन है। अब देखो, एक समिति बनाया गया था जिसका नाम था स्वदेश बांधव समिति। यह समिति किसके द्वारा बनाया गया था? अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा वरिसल में। क्यों? मास मोबिलाइजेशन के लिए। किस लिए? मास मोबिलाइजेशन के लिए। उसके अलावा अगला है सेल्फ रिलायंस इन एजुकेशन। मतलब कि एजुकेशन में सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं कि यार हम सिर्फ सेल्फ रिलायंस कपड़ा में और सॉल्ट में क्यों करें, एजुकेशन में भी करना है कि हम भी पढ़े या कॉलेज में पढ़े या जहाँ पढ़े भारतीयों का होना चाहिए ना, भारतीय की पढ़ाई होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले एक नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल बना और प्रिंसिपल किनको बनाया गया था? औरबिंदो घोष को। सिंपल आपसे पूछेगा, नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल बना, उसके प्रिंसिपल कौन थे? औरबिंदो घोष। अगला नेशनल एजुकेशन काउंसिल बना, उसको इस्टाब्लिश किया गया था अगस्त 1906 में। उसके अगला है स्वदेशी कंपनी नॉट रन लॉन्ग टाइम ड्यू टू लो क्वालिटी। देखो, बट स्वदेशी कंपनी ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकी क्योंकि उनके पास क्वालिटी ऑफ बिजनेस बहुत लो था। वो तो मतलब कि अंग्रेज को गिराने के लिए ना बिजनेस कर रहे थे। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, ये किन्होंने बनाया था? प्रफुल्ल चंद्र राय ने। उसके बाद कल्चरल स्फेयर में क्या क्या चेंज हुआ? एक तो अमर सोनर बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, 1971 में बना था। पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको क्या लगता है रविन्द्रनाथ टैगोर तो बिल्कुल उसके खिलाफ होंगे, मतलब कि बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट के साथ? नहीं, इनको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है ना। ये नहीं चाहते थे कपड़ा को जलाया जाए, ठीक है। ये बस क्या चाहते रविन्द्रनाथ टैगोर? अगेंस्ट मूवमेंट एंड बायकॉट वॉन्ट्स। ये चाहते थे कि यार ऐसे तो भारत यानी ईस्ट देश को भारत को ईस्ट बोलते थे, और वेस्ट जो वो लोग यूरोपियन लोग, इससे तो दोनों के बीच खाई आ जाएगी, तो इसे प्यार कैसे बनेगा। ये बस चाहते थे दोनों साथ रहे, को एग्जिस्टेंस करे।
ऐसा नहीं कि हम उसको भगा दे वो हमको भगा दे, ऐसा नहीं। उसके बाद पाली गीत और जारी गान गाया जाता था किसके द्वारा? हिंदू और मुस्लिम के द्वारा। उसके बाद ठाकुर मार झूली है, ठाकुर मार झूली ये एक्चुअली ग्रैंड मदर टेल है, मतलब जो स्टोरी नहीं होता है दादी माँ वगैरह देती थी, वो ये किसके द्वारा लिखा गया था? दक्षिणा रंजन मित्र मजुमदार के द्वारा। उसके बाद नंदन लाल बोस ने क्या किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स बनाई थी। ये बस क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना घटना चक्र, तो उसमें आपको मिलेंगे। मैं घटना चक्र के क्वेश्चन को पहले ही थ्योरी फॉर्म में लिख दिया था ताकि आपको याद रहे, जब क्वेश्चन फॉर्म के पूछे तो आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद दो और लोग थे जिन्होंने कल्चरल स्पेयर में काफ़ी काम किया, अविनेंद्र नाथ टैगोर और ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर। उसके अलावा बुक बहुत फेमस एक किताब है अनहैप्पी इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया था? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ये एक्चुअली रिप्लाई किए थे किसको? कैथरीन मायो ने कुछ लिखा था ना, उसको रिप्लाई देने के लिए लाला लाजपत राय ने किताब लिखा था अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद दुर्गेश नंदिनी किताब किन्होंने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर उस समय के बहुत फेमस है, हितावदी, संजीवनी किसने लिखा था? कृष्ण कुमार मित्रा ने। बंगाली किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और एक H.W. नेवेंजन थे, ब्रिटिश रिपोर्टर, उन्होंने बाद में एक बुक कंपाइल किया था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते थे, ठीक है ना, क्योंकि यार काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। फिर सूरत स्प्लिट करना है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग जो बना था वो, दिल्ली दरबार, होम रूल लीग, मोंटेगू, तिलक, लाला लाजपत राय, उसके बारे में डिस्कस करें। अब आपको थोड़ा थोड़ा स्टोरी समझ में आएगा ना, फिर गांधी एंड एरा वाला हमको डिस्कस करना है। स्टोरी के फुल में आप मुझे प्लीज़ बताना स्टोरी कैसा लगा आपको, क्या और डिटेल में स्टोरी बताने का, तो मैं बताऊंगा। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो शेयर जरूर करना, चैनल बहुत ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।